नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये संविधान का अगला वीडियो है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा होगी। प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देशिका लाई गई थी, उसी को बाद में संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया। और इससे आपके आने वाले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आज हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। यह संविधान के क्रम में ये 8वीं क्लास है। अभी तक इससे पहले 7 क्लासें आ चुकी हैं। आप यदि 7 क्लासों में से यदि कोई क्लास छूटी है तो आप उसमें से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? सबसे पहले आप जानेंगे प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना या उद्देशिका, इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप, संविधान का संक्षिप्त विवरण। यदि हम संविधान को संक्षिप्त रूप से देखना चाहते हैं तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और बाद में जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो यही संविधान का प्रथम पृष्ठ, संविधान का प्रथम अध्याय या पृष्ठ बनता है, जिसे हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल के नाम से जाना जाता है। यह जो प्रस्तावना का विचार लिया गया, आप कहेंगे प्रस्तावना का जो विचार लिया गया वह कहाँ के संविधान से लिया गया है? वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है, यह कहाँ से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से हम विचार और भाषा को अलग अलग से ही समझेंगे कि भाषा से यदि क्वेश्चन उठ रहा है तो हम लोग बताएंगे अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और यदि हमसे विचार लिए गए हैं और यदि भाषा की बात कर रहा है तो भाषा हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा को लिया गया है। जो हमारा संविधान है उसके जो प्रथम बोल स्टार्ट होते हैं वो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होते हैं, और हमारा जो संविधान खत्म होता है उसके साथ 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं। यहाँ पर हमारा संविधान खत्म हो जाता है। अभी हम इस प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, और वह संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इस संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे यह 3 शब्द जोड़े गए। और अभी तक जो संविधान में परिवर्तन हुआ है या संशोधन हुआ है वो एक बार ही हुआ है। वो भी कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन हुआ है। कब? 1976 में। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि संविधान में जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है। सबसे पहले संशोधन के समय सबसे पहले तो यह पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। सबसे पहले पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो सबसे पहले किसके द्वारा पूछा गया? बेरूवादी संघवाद के माध्यम से। संघवाद कब आया? 1960 के माध्यम से यह पूछा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें जो आंसर दिया गया वह बताया गया नहीं, कि प्रस्तावना संविधान का जो अंग नहीं।
और जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो यह प्रस्तावना में कोई संशोधन भी नहीं हो सकता। अर्थात अर्थात प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद 1973 में एक बात और आता है जिसे हम जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब आया? ये आया 1973 में। इसके द्वारा भी यही प्रस्ताव किया गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया वह बताया गया कि हाँ, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है। और जब ये प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसका मतलब है प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है। और इसी की तर्ज पर आप देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया जाता है? प्रथम प्रस्तावना संविधान संशोधन किया जाता है। प्रथम प्रस्तावना संशोधन किया जाता है। और इसी संशोधन के माध्यम से आप देख रहे थे ये 3 वर्ड जोड़े जाते हैं जिसका नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 वर्ड इसी के अनुसार जोड़े जाते हैं जिसमें बताया गया था कि अब क्या किया जा सकता है, प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो क्या क्या बताई गई। पहले तो हम प्रस्तावना में समझते हैं कि प्रस्तावना में जो शासन का स्रोत है वो क्या है, मतलब संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में जो शासन का स्रोत है वो क्या है। दूसरा, शासन का स्वरूप कैसा है और प्रस्तावना के क्या क्या उद्देश्य हैं। इन हम 3 माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना की संविधान के अंतर्गत भूमिका क्या है। तो शासन का स्रोत यदि हम जानने का प्रयास करें तो भारत के लोग, सबसे पहला ही वर्ड बताया गया है प्रस्तावना का कि हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग का मतलब हो गया जनता। जो संविधान के शासन करने का जो स्रोत है वो प्रस्तावना के अंतर्गत जनता को बताया गया है। अर्थात जो भी संविधान की शक्ति है वह किसके अंतर्गत समाहित है, वह भारतीय जनता के अंतर्गत समाहित है, अर्थात भारतीय लोगों के अंतर्गत समाहित है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम आपके यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। फिर आते हैं हम लोग स्वरूप का मतलब हो गया इस प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान का स्वरूप कैसा बताया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहले बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संविधान के अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतीय जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात इसको किसी भी न्याय लेने के लिए विदेशी या किसी विदेशी न्याय का क्या नहीं करना पड़ता, समर्थन नहीं करना पड़ता है। अर्थात यह न्याय लेने के लिए या न्याय करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात कोई न्याय लिया है या कोई विधि बनाई जा रही है, कोई कानून बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो संप्रभु देश नहीं है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, यह एक संप्रभु देश नहीं है। इस पर जो चलता है अधिकार वह ब्रिटेन का चलता है और यह ब्रिटेन के माध्यम से ही अपने बहुत सारी विधि का मतलब कानून और न्याय लेने का निर्णय लेता है। जबकि भारत एक ऐसा राज्य है, संप्रभु राज्य है, यह अपने आप स्वयं निर्णय सभी ले सकता है और यह अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आप संप्रभुता किसमें समाहित है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में संप्रभुता किसमें समाहित हुई है, तो आप कहेंगे भारत की संप्रभुता संसद के अंदर समाहित है। अर्थात कानून बनाने के लिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है वो क्या कार्य करती है, संसद कार्य करती है।
किसी भी विदेशी दबाव में आए हुए बिना। दूसरा वर्ड देखते हैं समाजवादी। समाजवादी कहने का अर्थ है यहाँ पर समाज जो है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत समाजवादी शब्द बताया गया है, इसका अर्थ यह है कि समाज पूर्ण रूप से क्या होगा, समाजवादी सत्ता स्थापित करेगा। कहने का मतलब है संविधान के अंतर्गत समाजवादी सत्ता धारण करने का बात बताई गई है कि समाज आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या समाजवादी रूप से, प्रत्येक रूप से क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात समाजवादी व्यवस्था के बारे में संविधान के अंतर्गत बताया गया है। तीसरा बताया गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को आप धर्मनिरपेक्ष राज्यों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसे आप धर्मनिरपेक्ष के भी नाम से जानते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य चार प्रकार के होते हैं। एक ऐसा राज्य जो धार्मिक राज्य हो, धार्मिक राज्य। अब आप धार्मिक राज्य का मतलब हो गया जिसके राज्य के संचालन या जिस देश के संचालन में मुख्य रूप से भूमिका कोई धार्मिक ग्रंथ के अनुसार चलाई जा रही हो। जैसे आप देख सकते हैं तिब्बत जो एक पहले देश हुआ करता था। तिब्बत देश में जो वहां का संविधान चलता था, वहां का कानून चलता था, तो वहां के पुराने ग्रंथों के हिसाब से ही क्या चलाया जाता था, वहां पर शासन चलाया जाता था। कहने का अर्थ यही है, जैसे अपने यहाँ कोई पुराना पुराण या गीता या कोई भी ग्रंथ उठाकर उसी के अनुसार जो नियम और कानून बताए गए हैं, उसी नियम और कानूनों के माध्यम से हम यदि कार्य करने लगे या अपना देश का संचालन करने लगे, तो वह कैसा राज्य कहलाएगा? वह धार्मिक राज्य कहलाएगा। किसी धर्म के ग्रंथ के अनुसार ही क्या है, इस राज्य की सत्ता चलाई जा रही है। दूसरे जो राज्य होते हैं वो तुम्हारे होते हैं धार्मिक या धर्म प्रशासन। धर्म प्रशासनिक राज्य। जो दूसरे प्रकार के जो राज्य होते हैं वो धर्म प्रशासनिक राज्य होते हैं। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, आदि ऐसे देश हैं जिनमें धर्म प्रशासन के रूप में माना जाता है। अर्थात किसी एक धर्म को मानकर ही प्रशासन या सत्ता चलाई जाती है। ऐसे राज्यों के अंतर्गत किसी अन्य धर्म के व्यक्तियों को बहुत ही कम क्या मिलते हैं, मौलिक अधिकार मिलते हैं, और उनके अनुसार से बहुत ही कम क्या होता है, उनका कार्य सुना जाता है या उनकी मांग कही जाती है। लेकिन यदि आप पाकिस्तान में देखते हैं तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म को अपनाया हुआ है और इस्लाम धर्म के ही अनुसार वहां का प्रशासन या सत्ता चलाई जाती है। यदि कोई और अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति वहां पर रहता है तो उसको उस प्रकार से न्याय नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से या इस्लाम धार्मिक लोगों को न्याय प्राप्त होता है या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे राज्य जिसमें आप लिख सकते हैं पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म चलता है। ईरान आप देख सकते हैं यहूदी धर्म के नाम पर चलते हैं, यहाँ पर यहूदी धर्म चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों में क्या है, इन देशों के अंतर्गत धर्म प्रशासनिक राज्य होते हैं। तीसरा होता है धर्म विरोधी राज्य। धर्म विरोधी राज्य कहने का मतलब है किसी भी धर्म को ये लोग विरोध करते हैं। जैसे आप देख लेते हैं जितने भी साम्यवादी व्यवस्था वाले राज्य हैं, जैसे आप चीन को ले लीजिएगा, आप उत्तरी कोरिया को ले लीजिएगा, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें धर्मों का विरोध कर दिया जाता है। किसी धर्म को मानने से मतलब वहां पर यदि आप किसी धर्म का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं या आप अपने धर्म के हिसाब से रहना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रशासन या सत्ता के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार रहना पड़ेगा। तो ये ऐसे राज्य होते हैं जो किसी भी धर्म का विरोध करते हैं। और एक ऐसे राज्य होते हैं जो धर्म निरपेक्ष होते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य जिसे आप क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष के भी नाम से जानते हैं। पंथ
निरपेक्ष राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं भारत। भारत एक कैसा राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान की गई है और भारत जो है, भारत अपनी सत्ता चलाने के लिए किसी भी धर्म का सहयोग नहीं करता है, ना तो किसी धर्म के अनुरूप आकर अपनी सत्ता चलाता है। तो कहने का मतलब है धार्मिक निरपेक्ष राज्यों के अंतर्गत भारत आता है, सभी धर्मों को इसमें क्या है, समान मान्यता दी जाती है। तभी हम आप समझ गए होंगे कि पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होते हैं, जिनके अंतर्गत कोई भी धर्म को क्या है, समान रूप से मान्यता दी जाए, किसी विशेष धर्म को मानकर सत्ता ना चलाई जाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या था। अगला देखते हैं लोकतंत्रात्मक राज्य। प्रस्तावना में इसका स्वरूप इस प्रकार से भी बताया गया है कि जो संविधान बन रहा है वो कैसा है, लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जनता द्वारा चुना जाने वाला ही व्यक्ति क्या है, यहाँ पर सत्ता चलाता है। अर्थात जनता के द्वारा चुना जाने वाला ही व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना शासन कर रहा है। अर्थात यह भारत कैसा है, एक लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना कर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणराज्य और गणतंत्र का मतलब होता है कि यहां पर किसी भी प्रकार का वंशानुगत शासन नहीं है। क्या लिखेंगे? वंशानुगत शासन नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ का जो भारत का जो सर्वोच्च पद है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, यह कोई वंशानुगत ना होकर यह व्यक्तियों के द्वारा चुनकर ही क्या होता है, लाया जाता है। और चुनकर जब आता है, या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन जनता ही चुनती है। पहले क्या आप जानते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनको जनता चुनती है। इनको सबको जनता चुनने के पश्चात ही इनके माध्यम से ही क्या होता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जरूर चुना जाता है, लेकिन भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति एक वंशानुगत शासन ना होकर, वंशानुगत पद ना होकर, या कैसे आता है, चुनाव के माध्यम से आता है। आप लोग समझ गए होंगे गणराज्य क्या होता है या गणतंत्र क्या होता है। अब हम लोग ये स्वरूप समझ चुके हैं, स्वरूप का माध्यम समझ चुके हैं। तो स्वरूप का माध्यम आपने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये प्रस्तावना के क्या है, स्वरूप है। अगला आते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था, मतलब प्रस्तावना का या उद्देश्य क्या था। तो प्रस्तावना का उद्देश्य पहले था न्याय। प्रस्तावना के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। हम उद्देश्य देखने से पहले एक बार हम प्रस्तावना को पढ़ लेना चाहते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखना चाहते हैं। तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या बताया गया है? प्रस्तावना देखते हैं क्या है। प्रस्तावना हमारी हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है और ये 26 नवंबर मित मार्च शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इधर संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया जाता है और समर्पित किया जाता है। इसमें क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो हम लोग एक बार इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पर हमको थोड़ा सा अंडरलाइन करना है। और अभी हम जो न्याय वाला पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का क्या हुई है, चर्चा हुई है। तो न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता की बात जो हुई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हुई है, जो भी अभी आप देख रहे होंगे। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर। ये 2 आप देख रहे हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समानता। समानता कितने प्रकार से बताई गई है, 2 प्रकार से बताई गई है समानता की बात, कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की ओर एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। ये आपको याद नहीं होगी तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस इसके कुछ तथ्य हैं जो आपको याद होने चाहिए जहां से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे न्याय कितने प्रकार के बताया गया है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, समता कितने प्रकार की बताई गई है, और न्यायिक आदर्श क्या क्या दिए गए हैं, इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। आइए देखते हैं। जो न्याय बताया गया है यह 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। एक सामाजिक न्याय की चर्चा की गई है कि सामाजिक रूप से क्या मिलना चाहिए, सभी व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, जो पिछड़े व्यक्ति हैं, उनको भी समान रूप से न्याय मिले, और जो बराबर है उनको तो न्याय मिल ही रहा है। तो कहने का मतलब है सामाजिक रूप से सभी को क्या हो, न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से भी सभी लोगों को न्याय सुचारू रूप से मिलना चाहिए या समान रूप से मिलना चाहिए। और राजनीतिक रूप से भी क्या होना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में भी क्या होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को सामाजिक समान रूप से क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आप देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप में लोकसभा, राज्यसभा में आप देखते हैं बहुत प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था चलती है, वो सभी ये राजनीतिक रूपों में ही आती है। ये क्या कहा जाता है, न्याय की व्यवस्था की जाती है। स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की। कौन कौन से ये 5 प्रकार हैं? 5 प्रकार ये कौन कौन से हैं? आप कहेंगे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, और एक और आपको बताया गया था जिसका नाम क्या था, आप देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। विश्वास छूट रहा है तो विश्वास और हम लिख लेंगे, विश्वास की उपासना, विश्वास की उपासना, विश्वास की उपासना। देखें, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। कहने का अर्थ है आप किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में रख सकते हैं, इसको आपको क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है। अभिव्यक्ति, किसी भी प्रकार की आप अभिव्यक्ति रख सकते हैं जिससे क्या हो, किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता आपको मिली है किसी भी अभिव्यक्ति रखने की। धर्म, किसी भी धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता मिली है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी की उपासना कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको स्वतंत्रता मिली है। और आप किसी पर भी क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। इन 5 प्रकार की आपको क्या है, स्वतंत्रता का प्रावधान बताया गया है। अगला आते हैं समता। समता का मतलब 2 प्रकार से समता बताई गई है। एक बताया गया है प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है कि 2 प्रकार की स्वतंत्रता, समता कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में बात कही गई है। और व्यक्ति की गरिमा, गरिमा किसकी बताई गई है, गरिमा बताई गई है व्यक्ति की। तो व्यक्ति की गरिमा का भी हमको ध्यान रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, आप जानते हैं राष्ट्र में जो भी व्यक्ति रहते हैं, बहुत प्रकार के धर्मों के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर एकता के रूप में यहाँ पर रहते हैं और अखंडता का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्या ना हो, अराजकता की स्थिति ना फैले। हम लोग सभी लोग मिलकर रहते हैं और बंधुत्व भावना बनाकर रहते हैं। बंधुत्व भावना का मतलब होता है भाईचारा। यदि किसी व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है तो हम लोगों के अंतर्गत यह भावना रहती है कि हम उस व्यक्ति की क्या करें, सहायता करें। बंधुत्व की भावना अपने अंदर संजोए रखते हैं। तो ये जितने भी उद्देश्य बताए गए हैं, ये सभी उद्देश्य किसके अंतर्गत बताए गए हैं, प्रस्तावना के अंतर्गत बताए गए हैं। संविधान में इन सभी का निर्माण करते समय बहुत ध्यान से रखा गया और इन सभी धर्मों को या इन सभी उद्देश्यों के बारे में जो बताया गया वह सभी संविधान के अंतर्गत निहित है। अगला देखते हैं, कुछ कथनों के माध्यम से हम समझेंगे कौन कौन से कथन किसके द्वारा प्रस्तावना के लिए कहे गए। आप देखते हैं, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है,
लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, यह किसका कथन है? तो आप कहेंगे यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का यह कथन है और इन्होंने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी उसमें कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा किसके लिए दी गई थी? किसके लिए दी थी? अब्राहम लिंकन ने। N.A. पालकीवाल ने परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने बताया है? तो आप कहेंगे N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र संज्ञा दी है। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला के द्वारा इसे परिचय पत्र बताया गया है। अगला देखते हैं, प्रस्तावना को ही दीर्घकालिक विचार बताया है। दीर्घकालिक विचार किसने बताया है प्रस्तावना को? तो आप कहेंगे प्रस्तावना को जो दीर्घकालिक विचार बताया गया है वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा बताया गया। इन कथनों के माध्यम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी के द्वारा क्या बताया गया? दीर्घकालिक विचार बताया गया। किसे? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा और कुंजी, आप बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। संविधान की आत्मा और कुंजी जो ठाकुरदास भार्गव के द्वारा यह बताया गया है कि संविधान की आत्मा और कुंजी कौन है? प्रस्तावना है। कौन है? प्रस्तावना। जबकि आप अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। और यह किसके द्वारा कहा जाता है? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह प्रावधान बताया जाता है कि यह चीज बताई गई है कि अनुच्छेद 32 क्या है? संविधान की आत्मा है। आप देख रहे हैं संविधान की आत्मा। एक आपको बताया गया है जी ऑस्टिन के द्वारा आप बताएंगे कमेंट में कि जी ऑस्टिन के द्वारा संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? यह अपना एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और बताएंगे जी ऑस्टिन के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है या कुंजी किसे कहा गया है, आप ये बताने का प्रयास करेंगे। तो संविधान की आत्मा और कुंजी ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को ही बताया है। यदि आपको किसी कोई नाम नहीं लिखकर आता है एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका को ही क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, बेरूवादी संघवादी। आपको समझा दिया है बेरूवादी संघवाद के माध्यम से ही पहले पूछा गया था कि संविधान क्या, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें आप लोग बताएंगे, इसमें बताया गया था कोर्ट की तरफ से कि संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में 1973 में बताया गया यह संविधान का अंग है। तो ये आपको हम पहले ही समझा चुके, ये दोनों पॉइंट वहीं से लिखे हैं। और आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार क्या किया जाता है? प्रस्तावना में परिवर्तन किया जाता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं। अगला देखते हैं, ये आप प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की शक्ति किसमें निहित है, या संविधान की शक्ति किसमें है? तो आपको 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। पहला है कि हम भारत के लोग, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है अखंडता और चौथा है बंधुत्व। पूछा जाए संविधान
कि शक्ति किसमें निहित है या किसमें है, तो आप लोग बताएंगे संविधान की जो शक्ति निहित है वह किसके अंतर्गत निहित है? हम भारत के लोगों के अंतर्गत निहित है। अर्थात हम भारत के लोगों के ही द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है और संविधान निर्माण के बाद हम लोगों के ही द्वारा इसमें शक्ति बनाई गई है। यदि हम लोग ही नहीं होंगे तो संविधान को शक्ति कौन प्रदान करेगा? तो संविधान की जो शक्ति निहित है किसमें निहित है? तो हम भारत के लोगों में निहित है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे जो एग्जामों में आए हुए होंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस क्लास का पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आप अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, आपका वीडियो जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।